सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे प्यारे भविष्यों। 12th स्टैंडर्ड में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज बारी है पढ़ने की व्हीटस्टोन ब्रिज। राइट, गेहूं पत्थर ब्रिज। ठीक है, तो गेहूं और पत्थर से बना हुआ ब्रिज आज पढ़ेंगे। इसमें इसके रिगार्डिंग मतलब एक स्टोरी है इंटरेस्टिंग सी। देखो एक्चुअली में जो नाम दिया गया है ना व्हीटस्टोन, ये नाम पड़ा है चार्ल्स व्हीटस्टोन के नाम पर। अब ये चार्ल्स व्हीटस्टोन कौन है? नॉर्मली चीजों का नाम उनके ऊपर दिया जाता है जो उसको इन्वेंट करते हैं, ठीक है, पर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसे इन्वेंट नहीं किया था, ठीक है, उन्होंने इसे पॉपुलर किया था। ठीक है, इसे बनाने वाले थे सैमुअल क्रिस्टी, जिन्होंने ये कुछ 10 साल पहले बनाया था। और वो बनने के बाद जो व्हीटस्टोन थे उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया, उन्होंने इसका काफी यूज किया और काफी लोगों तक इसको पहुंचाया, और इस वजह से इसके ऊपर जो नाम आया वो व्हीटस्टोन का नाम आया और नाम हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इसके, ठीक है, बट पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा सिंपल तौर पर। एकदम इजी है और तुरंत दिमाग में बैठ जाता है, थियरी में आता है, न्यूमेरिकल में भी आता है। आपको कई आगे ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जो सर्किट्स कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगी आपको, लेकिन अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल वहां पर यूज कर लोगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बड़ी सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहां भी यूज है, साथ साथ इसके और भी कई एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो वो तो बाद में समझना है, पहले अपन इसको सिंपली समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता कैसा मैं वो बता दूं आपको। इसमें होते हैं क्या, नॉर्मली देखो एक अपन एक क्या बना देते हैं, एक स्क्वायर जैसा बना देते हैं, या अपन एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, समझो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एकदम यही शेप होगा, कोई भी शेप हो सकता है, बस ये रखना है कि वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। ठीक है, मैंने एकदम स्क्वायर जैसा बनाने की कोशिश की है, ठीक है, ये ऐसा। इसमें रजिस्टर्स होंगे, 4 रजिस्टर्स, चारों आर्म में 4 रजिस्टर्स होंगे, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं R1, ये है मेरा R2, ये है मेरा R3, ये है मेरा R4, ठीक है। अब ये दो एंड्स पर ना, यहां से और यहां से, ठीक है, अपन ने बैटरी निकाल ली है, ठीक है, यहां हमने लगा दिया क्या, बैटरी। तो ये जो बैटरी लगा हुआ है इसे हम कहते हैं बैटरी आर्म। क्या कहते हैं हम इसे? बैटरी आर्म। इसके बाद क्या होता है, ये बीच में, ठीक है, ये बीच में आपने क्या लगा दिया, एक गैल्वानोमीटर लगा दिया, ठीक है। क्या लगा दिया? गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट डिटेक्ट करता है, ठीक है, वहां से करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। किसी लाइन से करंट जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। हालांकि गैल्वेनोमीटर के भी काफी यूजेस हैं। गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम उसे एमीटर और वोल्टमीटर बनाते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके एमीटर बनाए मतलब आप उसमें करंट मेजर करते हो, और अगर आपने उसको वोल्टमीटर बना दिया मतलब आप उसके थ्रू पोटेंशियल मेजर करते हो। तो दोनों काम कर सकता है आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और बेसिकली जो एक गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट डिटेक्ट करता है, ठीक है, मॉडिफाई करने से बनता है, ठीक है, वो सब जो मैंने बताया। तो फिलहाल मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जो ये करंट डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम करते क्या है कि देखो यहां से आपकी बैटरी कुछ करंट भेजेगी, है ना, ये बैटरी कुछ करंट भेजेगी, सपोज आई वैल्यू का करंट भेजेगी, ठीक है। वो करंट यहां पर आकर डिवाइड होगा 2 ब्रांचेस में, है ना। इस वाले ब्रांच में सपोज करंट गया मेरा I1, इस वाले ब्रांच में मेरा करंट गया सपोज I2, ठीक है। फिर ये करंट यहां से यहां जाएगा, राइट। अब ये जो R4 वाला रेजिस्टेंस है, मान लो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, तुम्हारा I4 है, ठीक है। और ये जो वाला ब्रांच है तुम्हारा R3 वाला, इसमें मान लो करंट है I3, ठीक है। अब बोल रहे होगे यार ये कैसे आपने I3 I4 नाम दे दिया, ये I1 इधर से आया है ना, तो यहां से I1 2 रास्ते पे जा सकता है, राइट, एक इधर और एक इधर, ठीक है। इधर जो करंट गया, ठीक है, वो अलग और इधर एक करंट गया अलग, तो इधर जो गया मैंने उसको I3 नाम दे दिया, ठीक है। सेम इसके लिए भी होगा, I2 के लिए भी, ये भी यहां 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक जो इस ब्रांच में जाएगा उसे मैंने R4 बोल दिया, और जो यहां आएगा मैंने उसे क्या बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, अभी नाम नहीं दिया मैंने। तो इधर से और इधर से करंट जो आ रहा है दोनों मिलाकर मैं उस करंट को क्या कह रहा हूं, IG। मतलब इस आर्म में जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर वाला जो आर्म है इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको मैं नाम दे दिया IG। क्लियर है इतना? पक्का? I1, I2, I3, I4 और IG, फाइन। अच्छा, तो नॉर्मली क्या होता है कि इस ब्रांच में करंट फ्लो करता है, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा,
वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, कम करंट होगा तो कम डिफ्लेक्शन शो करेगा, अकॉर्डिंगली उसका डिफ्लेक्शन होने वाला है, राइट। अब अपन को क्या करना होता है पता है, हम इसको इस तरह से बनाते हैं, हम रजिस्टर्स की वैल्यू, ये तो हमारे हाथ में है, राइट। यहां पर गैप्स हो सकते हैं, ठीक है, आप वहां पर अपनी मर्जी के रजिस्टर से सेट कर सकते हो, ठीक है। ये ना ऐसे गैप्स होंगे, गैप्स होंगे, गैप्स होंगे, यहां पर कनेक्ट कर सकते हो आप अलग अलग रजिस्टर्स। तो वहां पर हम रजिस्टर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इस वाले में गैल्वेनोमीटर में करंट 0 दिखे, मतलब यहां से कोई करंट फ्लो ना करे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? हम रजिस्टर्स की वैल्यू को अरेंज करेंगे ना तो क्या होता है पता है, नॉर्मली यहां से करंट फ्लो करेगा, लेकिन आप रेजिस्टेंस की वैल्यूज वेरी करते 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 एक ऐसी कंडीशन आ सकती है कि ये चारों रेजिस्टेंस इस तरह से सेट हुए हैं कि इस ब्रांच में करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन R1, R2, R3 एंड R4 आर चोजन सच डैट IG बिकम्स 0। आपका गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट 0 हो जाना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, इन दिस कंडीशन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। आपका ब्रिज कैसा है? बैलेंस्ड कंडीशन में है, ठीक है। जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करता हुआ 0 हो जाए, मतलब वहां कोई करंट ना फ्लो करे, तो दैट इज बैलेंस्ड कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है? फाइन, इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इस कंडीशन में अपन इस कंडीशन में इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, कि जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या हो सकती है। आपने बोला ना हमने 4 रजिस्टर्स ऐसे लगा दिए, ठीक है, अलग अलग लगा के ऐसा सेटिंग किया कि करंट 0 हो गया, ठीक है। तो आप क्या 50 बार चेक करते रहोगे ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर? ऐसे तो आप यार पूरा दिन चेक करते रह जाओगे, कब पता नहीं चलेगा आपको करंट 0 लाने के लिए। कितनी मेहनत करोगे? तो उतनी मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए हम डायरेक्टली एक इक्वेशन निकालेंगे। उस इक्वेशन से हमको डायरेक्टली पता चल जाएगा, ठीक है, कि हम क्या क्या रेजिस्टेंसेस सेट करें तो यहां हमको करंट 0 मिल जाएगा, ठीक है। और फर्दर उसका यूज भी समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बैलेंस कंडीशन मैंने आपको समझा दी। अब हम क्या कह रहे हैं, मैंने बोल दिया कि ब्रिज आपका बैलेंस्ड है। उस केस में क्या होगा देखो, कि यहां से I1 करंट जा रहा है, यहां से I2 करंट जा रहा है, राइट। अच्छा, अब ये करंट यहां पहुंचा, अब इस ब्रांच में तो कोई करंट गया ही नहीं ना, इस ब्रांच में कोई करंट गया ही नहीं, तो यानी ये I1 जितना आया था ये पूरा I1 यहां से निकल गया था, ठीक है। तो इन बैलेंस्ड कंडीशन मैं क्या लिख देता हूं, मेरा I1 जो है वो I3 के बराबर है। ये जो I1 आया वही I3 बन के निकल गया। क्यों? अरे भाई ये आया यहाँ डिवाइड हुआ ही नहीं, सीधा सीधा चला गया, तो I1 और I3 एक ही चीज हुआ आपका, है ना। ओके, सेम हमारा I2 और I4 के लिए होगा, तो मैं लिख दूं I2 मेरा क्या है, I4 के बराबर है, ठीक है। अब अपन अप्लाई करेंगे क्या, KVL, अप्लाइंग KVL। ये मैंने क्या किया था पता है, ये मैंने अप्लाई किया था KCL। कैसे KCL अप्लाई किया था? अरे मैंने क्या किया, ये 2 करंट डिवाइड हुए, ये करंट यहाँ आया तो यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, ये 0 हुआ और ये पूरा हो गया, यानी ये जितना था वो ये पूरा हो गया। तो यहाँ मैंने इस नोड पे KCL ही लगाया है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। अच्छा, अपन KVL लगाएंगे। KVL लगाने के लिए अपन को लूप चाहिए होता है। अपन कौन सा लूप चुनेंगे? चलो ये एक लूप चुन लेते हैं अपन, है ना। लूप तो ऐसे ही बन रहे हैं यहाँ पर, कहाँ गया भाई? तकलीफ, अच्छा, और ये एक लूप चुन लेते हैं अपन, ठीक है। इस तरह से अपन 2 लूप चुन रहे हैं। अब पहले मैं इस लूप की बात करूं तो नाम दे दूं क्या इसको मैं? चलो नाम दे देते हैं अपन। गिर क्यों रहा है भाई? A B C D, ठीक है। तो अपन लगा रहे हैं ABDA लूप के लिए, अप्लाइंग KVL इन ABDA, ठीक है, इस लूप में लगा रहे हैं। तो चलो यहां से स्टार्ट करूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, देखिए मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे घूमूंगा, तो ये मेरा I1 इधर है, मैं भी ऐसे ही जा रहा हूं, है ना, मैं भी ऐसे जा रहा हूं, करंट भी इधर है। तो जब हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो हम वहां जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है यहाँ पर, उसको हम कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, यानी कि ड्रॉप लेते हैं, राइट। तो मैं लिख दूंगा क्या, -I1 R1, है ना। ये मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ करंट के, तो ये मैंने यहाँ पर जो पोटेंशियल मिलेगा माइनस में आएगा, -I1 R1। फिर यहाँ से घूम के मैं यहाँ गया, इसमें तो कोई करंट है ही नहीं, 0 लिया था मैंने, तो इसको कुछ चुनने की जरूरत नहीं है। फिर मैं यहाँ पहुँचा, फिर मैं घूम के ऐसा आया, अब मैं ऐसे आ रहा हूँ, राइट। और ये जो I2 करंट जा रहा है वो उस तरफ जा रहा है ना, करंट I2 ऐसे जा रहा है ना। तो मैं करंट के ऑपोजिट हूँ,
तो इस केस में यहाँ जो पोटेंशियल मिलेगा मैं उसको कैसा लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, है ना। तो कितना पोटेंशियल मिलता है वहां पर, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I2 R2, ठीक है। वापस में ए पे आ गया तो इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। फाइन। अब अपन सेम करेंगे, अप्लाई करेंगे KVL किसके लिए, अप्लाइंग KVL इन कौन सा लूप, BCDB, BCDB, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा, B से स्टार्ट करो, चलो अपन I3 के डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। मैं यूं जा रहा हूं ना, ये मैंने ऐसे बनाया ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं यूं जा रहा हूं, I3 और R3 किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि मैं करंट के ही डायरेक्शन में था। फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, राइट। अब मैं ऐसे जा रहा हूं और करंट ऐसे आ रहा है, मतलब करंट मेरे सामने से आ रहा है, तो मैं उसको किस में लिख दूंगा, पोटेंशियल को प्लस में, तो I4 R4 मेरा पोटेंशियल हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ आया, तो इसमें तो करंट 0 ही था, तो यहाँ पहुँच गया, वापस से B पे इक्वल्स टू 0। फाइन, क्लियर है। अच्छा, अब ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहां से 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2 हो जाएगा क्या, I1 R, ये I1 R1 वहां भेज दूंगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो I2 R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, I1 R1, है ना। एंड 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, I4 R4 इक्वल्स टू I3 R3, चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। ये वहां मैंने भेज दिया, ठीक है। तो यहां से मुझे R2 बाई R1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, I1 बाई I2 के बराबर मिलेगी, है ना। और यहां से मुझे R4 बाई R3 की वैल्यू I3 बाई I4 से मिलेगी, दिख रहा है ये, ओके। तो ये चीज हो गई अपनी। अब इसको अपन क्या करेंगे, देखो I3 और ये देखो R2 बाई R1 आ रहा है I1 बाई I2, है ना, और R4 बाई R3 आ रहा है I3 बाई I4। अब मैंने क्या बोला था, I1 जो है वो I3 के बराबर है और I2 जो है वो I4 के बराबर है ना, ऊपर हमने लिखा था ना। तो देखो इन इक्वेशंस में मैं क्या कह सकता हूं, मैं बोलूं कि I1 बाई I2 और I3 बाई I4 दोनों सेम है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो दोनों का रेशियो भी तो बराबर होगा, है ना। तो अपन को पता है ऑल्सो I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू I3 बाई I4, है ही ये, है ना। तो ये है मेरा सपोज मैंने इन दोनों को मिलाकर नाम दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन बोल दी मैंने, 1 2 हो गया ना, तो इसको मैंने नाम दे दिया 3, और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो 3 और 4 से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 3 एंड 4 हम क्या कह सकते हैं, देखो भाई R2 बाई R1 की वैल्यू इसके बराबर है और R4 बाई R3 की वैल्यू इसके बराबर है, और ये दोनों आपस में तो सेम हो गए, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में सेम हो गए, यानी R2 बाई R1 और R4 बाई R3 सेम हो गए आपके। इसको मिटा दो मैं डायग्राम को, हाँ डायग्राम को मिटा देते हैं, जगह का प्रॉब्लम आ रहा है तो, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं ये लिख सकता हूं कि मेरा R2 बाई R1 जो है, ठीक है, वो R4 बाई R3 के बराबर है, ठीक है। अब डायग्राम जो मैंने मिटा दिया था उसको थोड़ा सा रफ में बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कुछ चीज़ समझानी थी, थोड़ा ज़्यादा जोश में आया और डायग्राम मिटा दिया। और उड़ो सर उड़ो, A B C D ऐसा था, ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, ये R4 था, राइट। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया था मैंने, ये मेरा बैटरी आर्म था, ओके, ऐसा ही कुछ था, है ना। तो क्या आ रहा है देखो, R2 बाई R1 इज R4 बाई R3, ये अपॉन ये R2 बाई R1 इज R4 बाई R3, समझ में आ रहा है। बगल वाले दो बगल वालों का रेशियो इन दो बगल वालों के रेशियो के बराबर आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो ये भी देख सकते हो, देखो इसी को अपन अगर फर्दर मॉडिफाई करें तो क्या होगा, देखो ये R4 यहाँ ले आओ और R1 को वहां ले जाओ, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं R2 बाई R4 इज R1 बाई R3, नहीं लिख सकता क्या मैं, ये यहाँ आया तो ये वहां चला जाएगा, तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो फिर से देखो दो अगल बगल वाले ही हैं, R2 R4 दो अगल बगल वाले अपॉन दो अगल बगल वाले, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये अपॉन ये लिया तो यहाँ भी ये अपॉन ले, मतलब लेफ्ट अपॉन राइट, तो यहाँ भी लेफ्ट अपॉन राइट ही लेना, ठीक है। लेफ्ट अपॉन राइट R2 बाई R4, लेफ्ट अपॉन राइट R1 बाई R3, ठीक है।
और जब ये वाला ले रहे थे ऐसे अगल बगल ले रहे थे अपन, नहीं कौन सा ले रहे थे अपन, हाँ ऐसे जब अपन ले रहे थे, ठीक है, तो टॉप बॉटम, तो यहाँ भी टॉप बॉटम, ठीक है, टॉप बॉटम R2/R1, टॉप बॉटम R4/R3। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ ऊपर और ये नीचे वाला रेशियो ले रहे हो तो सामने नीचे और ऊपर वाला मत लिख देना, तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया? आप कोई भी दो उठा सकते हो, ये दो का ये दो के साथ ले सकते हो, या ये दो का ये दो के साथ ले सकते हो, सही ही आएगा। लेकिन वो ध्यान रखना कि अगर इसका ऊपर वाला लिया और ये नीचे वाला लिया, पहले ऊपर और बाद में नीचे लिया, तो यहां भी पहले ऊपर बाद में नीचे। अगर ऐसा ले रहे हो लेफ्ट राइट, तो पहले लेफ्ट फिर राइट, तो पहले लेफ्ट फिर राइट, यहां भी लो, ठीक है, उस हिसाब से आपको लेना है। तो दोनों रिलेशन ट्रू है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इसका यूज क्या है, क्या करने का इसको। मैंने बताया ना बहुत कुछ आपको वादे किए स्टार्टिंग में, टॉपिक स्टार्ट हुआ उस टाइम। देखो एक चीज तो क्या कि मैंने आपको बोला कि अलग अलग रेजिस्टेंसेस अपन सेट कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे। तो अपन क्या करेंगे पता है, अपन दो रजिस्टर्स को फिक्स कर देंगे, ठीक है, ये R1 R2 को फिक्स कर देंगे, या फिर अपन R2 R4 को फिक्स कर देंगे, ठीक है। कोई भी दो रजिस्टर को अपन फिक्स कर देंगे। क्लियर है? पक्का? अच्छा, बेसिकली ये इसको मिटा दूं। अब एक चीज तो बोलना ही रह गया मेरे से, जो सबसे मेन यूज है इसका, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को एक्सप्लेन करो और उसका यूज भी एक्सप्लेन करो, दोनों चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, मुझे मिल गए हैं मार्कर्स इधर अच्छे से, उसका कलर जल्दी चिपक जाता है ना, साफ नहीं होता है। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज का खाली इक्वेशन एक्सप्लेन करो, तो यहां तक करना है। और अगर आपको ये पूछा है कि भाई इसका यूज भी एक्सप्लेन करो, तो कैसे करोगे। इसका जो सबसे मेन यूज है, ठीक है, सबसे मेन यूज जो है वो क्या है, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। कोई एक ऐसा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, कोई एक ऐसा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, आप उसकी वैल्यू पता कर सकते हो, ठीक है। कैसे कैसे क्या करेंगे अपन सपोज कोई दो को तो फिक्स करना है, तो मैंने मान लो R1 एंड R2 को फिक्स वैल्यू का ले लिया, ठीक है। मेरा R3 मैं ले लूंगा कैसा, वेरिएबल, जो कि मैं चेंज कर सकूं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वेरिएबल रजिस्टर लूंगा। और मेरा R4 क्या हो गया, जिसे मुझे फाइंड करना, यानी कि वो अननोन रजिस्टर हो गया, ठीक है। तो आपका एक अननोन रजिस्टर होगा जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दो आपके फिक्स वैल्यू के आप ले लोगे, कोई भी दो वैल्यू के फिक्स ले लो, ठीक है। और एक जो है वो वेरिएबल लेना है आपको, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप अपने हिसाब से चेंज कर सको। तो आपको इतना पता है कि ये जो इक्वेशन है R2/R1 इज R4/R3, तो इसमें इक्वेशन क्या दे रहा है आपको, R4 इज इक्वल टू, आपको R4 ही चाहिए ना, अननोन यही है ना, तो R4 कैसे मिलेगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, है ना, ये R3 इंटू R2/R1, इससे आपको R4 मिलने वाला है ना। अब आपने R2 और R1 को फिक्स ही लिया हुआ था पहले ही, है ना, उनकी कुछ फिक्स वैल्यू है, तो ये रेशियो अपना एक फिक्स नंबर मिलेगा आपको। अब आप क्या करोगे, R3 को धीरे धीरे चेंज करोगे, ठीक है, R3 को क्या करोगे, धीरे धीरे चेंज करोगे। अच्छा, इससे क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है कि आपने जब ये दो फिक्स रजिस्टर लगाया, ये अननोन रजिस्टर लगाया और एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि यहां से करंट जो जा रहा है वो जीरो ना हो, यहां से कुछ करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ तभी सही है जब इस ब्रांच में यानी गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो, यानी कि आपका ब्रिज बैलेंस्ड हो, उसी कंडीशन में ये रिलेशन सही होगा, हमेशा नहीं, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब मैंने ये दो फिक्स लगा दिया, एक वेरिएबल लगा दिया और एक ये जो अननोन रेजिस्टेंस है वो लगा दिया जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में हो सकता है कि यहां से करंट जीरो ना हो, तो मुझे क्या करना है, करंट जीरो लाना है, ठीक है। तो मैं खाली इस रेजिस्टेंस को चेंज करूंगा, ठीक है, इतने सारे को चेंज नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे थे तो आपने देखा ना कि अलग अलग चेंज करते करते दिमाग खराब हो जाएगा। अब तो आपको सिर्फ एक ही चेंज करना है, खाली थोड़ी धीरे धीरे वेरी करो, और वेरी करते करते ऑब्जर्व करो यहां पर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग, जैसे ही जीरो हो गया गैल्वेनोमीटर का रीडिंग, ब्रिज बैलेंस हो गया, और ब्रिज बैलेंस हो गया मतलब ये वाली इक्वेशन सही हो गई, यही वाली इक्वेशन यूज होगी, तो ये वाली इक्वेशन यानी ये रही, ठीक है। तो आपके पास R2 R1 की वैल्यू तो पहले से थी, R3 क्या हो गया, आपने R3 की वैल्यू चेंज कर रहे थे तो आप एक जगह रुके ना, जहां रुके, कहां रुके, यहां पर करंट जीरो हुआ तब, तो यहां पर करंट जीरो हुआ जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू पर, वो R3 आप ये लिख दोगे यहां पे, है ना। ये दो पहले से था, सॉल्व किया, ये मिल गया, मल्टीप्लाई किया तो आपको R4 मिल जाएगा, मतलब वो जो अननोन रजिस्टर था उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। क्लियर है ना, बहुत ही इजी फंडा है ना। तो इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो तो ये है, ठीक है, और यही एप्लीकेशन कई जगहों पर यूज होता है, ठीक है। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज होता है हमारा, किस में यूज होता है, पोटेंशियोमीटर में यूज होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज में यूज होता है, वहां पढ़ेंगे हम। फिर हम
कई ऐसे हमारे जो सर्किट्स होते हैं जहां पर बहुत सारे सेंसर्स बनाए जाते हैं, टेम्परेचर वगैरह मेजर करना है, या फिर क्या कहते हैं स्ट्रेन वगैरह मेजर करना है, मतलब किसी जगह पर कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। ये सारी चीजें ना हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपके सेंसर्स होते हैं ना बच्चों, जो आप सेंसर्स देखते हो, बहुत छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं, बड़े बड़े सेंसर्स भी होते हैं, सिर्फ इतने से सेंसर्स नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेंसर्स भी होते हैं। तो इन सेंसर्स में क्या होता है कि यही सब चीजें यूज होती हैं, वहां इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है जिसकी मदद से आप कोई सेंसर डिजाइन कर सकते हो, स्पेशली टेम्परेचर और स्ट्रेन रिलेटेड सेंसर्स, और भी सेंसर डिजाइन होते हैं, ठीक है। पर ऐसे सेंसर जहां पर रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज हाई हो, ठीक है, बहुत कम कम रेजिस्टेंसेस में खेलना हो, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज उतना इफेक्टिव नहीं है, उसके लिए हम और भी तरीके यूज करते हैं। पर ये प्रिंसिपल आगे के डिवाइसेस में भी यूज करने को मिलेगा आपको, मैंने बताया ना कि आगे आने वाले 2-3 डिवाइसेस हैं, वो हम इसकी मदद से स्टडी करेंगे। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो वो और आसानी से समझ में आ जाएगा, और ये समझ में नहीं आया तो वहां प्रॉब्लम होगा। वैसे मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ है ऐसा अनोखा कि समझ में ना आया हो, ठीक है। तो अच्छा, यूजेस लिख दूं साथ में खाली। तो ये तो मेन रेजिस्टेंस हुआ, मेन यूज हुआ इसका। इसके अलावा और एक्स्ट्रा यूजेस में क्या लिख दोगे? पोटेंशियोमीटर में यूज होता है, मीटर ब्रिज में यूज होता है, और फिर सेंसर्स में यूज होता है, ठीक है। वेयर हाई रेजिस्टेंसेस आर नीडेड, वेयर हाई रेजिस्टेंसेस आर इन यूज, वेयर हाई रेजिस्टेंसेस आर इन यूज, ये शॉर्ट में लिख लो, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे दिया मैंने आपको, ठीक है। तो बस यहीं पे इतना ही रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।